क्या तेल की कीमतों में कमी का कोई इम्कान मौजूद है? क्या वाकई जो आलमी बहरान है इसकी कीमत हर पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं? क्या हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है? घबराने की जरूरत नहीं है। तो हुकूमत तो सबसे पहले घबरा की ये हुकूमत कभी भी वो अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आती है। इन्होंने वही किया जो इन्होंने चीनी के स्कैंडल में किया था, जो इन्होंने गंदम के स्कैंडल में किया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अगर ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती है तो फिर 25 करोड़ लोगों पर हुक्मरानी करने का आपका कोई हक नहीं। मियां साहब वो मीटिंग छोड़ के चले गए कि वो आवाम के लिए जो है वो दर्द रखते हैं और वो ये चीज़ें, ये महंगाई से मुतालिक जो चीज़ें हैं वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। मियां साहब जो है वो नजर नहीं आ रहे इस तमाम तर सिनेरियो में। पाकिस्तान के अवाम को आपने मार दिया है। पाकिस्तान का प्रेजेंट स्ट्रक्चर है जिसमें रूलिंग एलीट जो होता है उसके जो रहन सहन, उसकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, उसकी जो अयाशियां हैं, उसको परमानेंटली डिसमेंटल करने की जरूरत आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नीलम अरशद। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने सिर्फ खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल को ही नहीं बल्कि आलमी मैशियत को भी हिला कर रख दिया है। खासतौर पर आलमी तेल मार्केट इस कशीदगी से शदीद मुतासर हुई है। इसके असरात पाकिस्तान जैसे ममालिक में वाज़े तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान चूंकि अपनी तवानाई की जरूरियात का बड़ा हिस्सा दरामदी तेल से पूरा करता है, इसीलिए आलमी मार्केट में होने वाली किसी भी तब्दीली का बराह रास्त असर यहाँ की मईशत और आम शहरी की जिंदगी पर पड़ता है। सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो जंग से पहले पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत निस्बतन मुस्तहकम थी। जंग से पहले पेट्रोल की कीमत तकरीबन 280 रुपए फी लीटर के करीब थी, मगर हालिया कशीदगी के बाद कीमतों में तकरीबन 50 से 55 रुपए तक इजाफा देखने में आया है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत बढ़कर 330 रुपए से 335 रुपए फी लीटर तक पहुंचने की भी इतलात है। ये इजाफा सिर्फ एक अदद ही नहीं बल्कि इसके असरात मईशत के हर शोबे में महसूस किए जा रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बढ़ने, शिपिंग अखराजात में इजाफे और सप्लाई के खदशात ने इस इजाफे को मजीद तेज कर दिया है। एक आम शहरी जो रोजाना मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल करता है, उसके माहाना अखराजात में हजारों रुपए तक इजाफा हो सकता है। मुमकिन तवानाई बहरान को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने कुछ फौरी इकदाम किए हैं। हुकूमत के मुताबिक तवानाई के अखराजात को कम करने और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए बाज़ इलाकों में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। सरकारी दफातर के औकातकार में तब्दीली की गई है। गैर ज़रूरी सरकारी गाड़ियों और तवानाई के इस्तेमाल को महदूद करने की हिदायत भी दी गई हैं। हुकूमत का ये भी कहना है कि ये इकदाम वक्ती नोयत के हैं ताकि मुल्क को मुमकिन ईंधन बहरान से बचाया जा सके। आबनाए हरमज और पाकिस्तान के सप्लाई के हवाले से अगर बात की जाए तो एक मस्बत खबर सामने आई है। पाकिस्तान के 3 तेल बरदार जहाज आबनाए हरमज के रास्ते पाकिस्तान की बंदरगाहों की तरफ गामजन है। ये जहाज आज या आइंदा चंद घंटों तक पाकिस्तान में पहुंच सकते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद देखना यह है कि क्या कीमतें कम हो सकेंगी। क्या अगर इन इकदाम और नई सप्लाई के बाद पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कमी आएगी तो आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ेगा। माशी माहिरीन के मुताबिक तो अगर आलमी सतह पर कशीदगी कम होती है तो कीमतें दोबारा नीचे आ सकती हैं, लेकिन अगर जंग या कशीदगी मजीद बढ़ती है तो कीमतों में मजीद इजाफा भी हो सकता है। बढ़ती हुई महंगाई का एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्या तेल की कीमतों में कमी का कोई इम्कान मौजूद है? क्या हुकूमत के पास मुतबादल माशी प्लान मौजूद नहीं है? ये मामला चलता रहा तो पाकिस्तानी अवाम किस हद तक महंगाई की चक्की तले पिसेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मुझे आज जूम पर ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के माशी तर्जुमान भी हैं मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब ने। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या वाकई जो आलमी बहरान है इसकी कीमत हर पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं? क्योंकि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ती है तो फौरी तौर पर इसका जो इम्पैक्ट है ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ पाकिस्तानी जो शहरी है उनको ही अदा करना पड़ा है। थोड़ा झटका लगता है माशी तौर पर और ये सूरत हाल जो है पाकिस्तानियों को फेस करना पड़ती है। ये तो जाहिर सी बात है, जहां भी अगर ऐसी जगह पर कोई भी जंग होगी और माहौल जंग वाला होगा, जंग ना भी हो और माहौल हो जंग वाला और टेंशन हो, जहां तेल जाहिर है की प्रोडक्शन होती है, ये तमाम इलाका जो है मिडिल ईस्ट, इसमें जाहिर है ऑयल प्रोडक्शन होती है। तो इस वजह से ईरान बशमूल ईरान, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, दूसरे ममालिक हैं, कुवैत है, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होता है, सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं पूरी दुनिया पर होता है। क्योंकि प्रोडक्शन कम या ज्यादा हो तो उसका असर होता है। इसी तरह से कतर है, वहां तकरीबन सबसे ज्यादा गैस पैदा होती है और पूरी दुनिया को सप्लाई होती है पश्चिम पाकिस्तान के, तो वो अफेक्ट होता है तो फिर उससे भी एक असर पड़ता है।
इसी तरह से इस जंग में तो जो जिस जगह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहाँ से तकरीबन 20% दुनिया का तेल की आमदोरफ्त होती है, वो अगर इफेक्ट हो जाए तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजों को लेके तो ये तो एक्चुअल जंग है, वहां तो थोड़ा सा कोई कंसर्न होता है। अभी आप देखें ना, अगर कंपेयर करें इसको गाजा के इशू से, जहां 2 साल तक इसराइल ने तकरीबन 70,000 बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को मारा, लेकिन उससे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस नहीं हुई, बिकॉज वो उस तरह से वो जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो गाजा की तो कोई हैसियत नहीं, बिल्कुल। तो ना तेल से ताल्लुक था, ना गैस से ताल्लुक था, ना किसी और चीज से ताल्लुक था, कि सप्लाईज रुक गई हैं और आना जाना रुक चलिए, गया। ओवरऑल अगर हर जगह मुतासिर हो रही है, पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बात है हुकूमती पॉलिसीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्या हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है? देखा जाए तो अभी तो स्टॉक में पड़ा हुआ है हमारे पास पेट्रोल, लेकिन जो हम उसकी कीमतें हैं वो हमने ऐसे राइज कर दी हैं जैसे हमारे पास अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं ज़खायर। जो हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं, 28 दिन के वजीर डिप्टी वजीर आजम आए टीवी पर, उन्होंने भी कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी, कि घबराने की कोई जरूरत नहीं कि हमारे पास 28 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। बिल्कुल, तो ज़खायर जब मौजूद है। घबराने की जरूरत नहीं है तो हुकूमत तो सबसे पहले घबरा गई बाय इंक्रीजिंग द प्राइस। 55 रुपीज आपने बढ़ा दी बिल्कुल। एक झटके में। जब 7, 8, 10 रुपए बढ़ती है तो लोगों के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। यहाँ 55 रुपए, अच्छा जब 55 रुपए आपने कर दी, बावजूद इसके कि आप ये कह रहे हैं ज़खायर हैं, तो इंडिया ने क्यों नहीं की? फिर लोगों का सवाल पैदा होता है ना, बिल्कुल, एक बांग्लादेश ने क्यों नहीं कंपैरिजन आता है कि दीगर जो ममालिक है उन्होंने तो उसको सस्टेन रखा, और हमारे यहाँ अगर बढ़ानी है 1-2 रुपए 10 रुपए नहीं, टोटल लाइक 50 रुपए से ऊपर आप बढ़ा देते हो। तो सो बेसिकली जो वो है ना, मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत कभी भी वो अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आती है। इन्होंने वही किया जो इन्होंने चीनी के स्कैंडल में किया था, जो इन्होंने गंदम के स्कैंडल में किया था। हुआ क्या कि 113 बिलियन रुपए का इस 55 रुपए इंक्रीज करने की वजह से 113 बिलियन रुपए का एक झटके में फायदा पहुंचा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, क्योंकि उनके पास था ना पुरानी कीमत पर ज़खायर मौजूद। तो आपने सीधा सीधा ऑयल मार्केटिंग, अच्छा रीजन क्या है कि अगर हम ये नहीं करते तो ज़ख़ीरा अंदोज़ होती, मतलब आप चंद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अगर ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती है तो फिर 25 करोड़ लोगों पर हुक्मरानी करने का आपका कोई हक। बड़ा सिंपल सी लॉजिक, आपने प्रोटेक्ट करना था अवाम को, आप जाके बेनिफिट सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बेनिफिट भी दे रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, कि अगर वो फिर जखीरा अंदाजी करते थे, इसलिए हमने सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए हमने वो ये इकदाम लिया है, तो समझ भी आती। बिल्कुल, इस तमाम सिनेरियो में मुझे वो वाक़या याद आ गया जब पीडीएम की हुकूमत थी, और तब भी इसी तरह जो मौशी अदम इस्तेहकाम था पाकिस्तान में देखने में नज़र आ रहा था। हर चीज़ की कीमत बढ़ रही थी, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जूम पर ज्वाइन की थी ये मीटिंग, और ये देखा गया कि जब इसी तरह बात हो रही थी महंगाई के तूफान की, तो मियां साहब वो मीटिंग छोड़ के चले गए, और उन्होंने ये कहा कि वो आवाम के लिए जो है वो दर्द रखते हैं, और वो ये चीज़ें, ये महंगाई से मुतालिक जो चीज़ें हैं वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो अभी मेरे ख्याल में मियां साहब जो है वो नज़र नहीं आ रहे इस तमाम तर सिनेरियो में। उन दिनों आपको पता है कि हर बहुत मुश्किल हालात थे, महंगाई बढ़ रही थी दबा के, और इसी तरह से हर 15 दिन के बाद जब फैसला होता था कि कीमत बढ़ानी है पेट्रोल की या नहीं, तो एक उस मीटिंग में मिफ्ता इस्माइल या फाइनेंस मिनिस्टर थे, या शायद खान अब्बासी बैठे थे, वो भी हुकूमत का हिस्सा थे उसका, और प्राइम मिनिस्टर थे। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो नहीं इंक्रीज एग्री करता, इतनी ज्यादा जो इंक्रीज कर रहे हैं, पहले इतने लोगों पर बोझ डाल दिया, तो वो उठ के चले गए थे। अब मसला ये है कि अभी उठ के जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। 55 रुपए आपने बढ़ा दी, बगैर किसी को ऑन बोर्ड किए हुए बढ़ा दी। मुझे नहीं पता नवाज शरीफ ऑन बोर्ड है या नहीं है, बट इन एनी केस दिस इज सिंपली एन अनएक्सेप्टेबल इंक्रीज। पाकिस्तान के अवाम को आपने मार दिया है। आपने इस वक्त पूरा रिव्यू करना था। मैं एक सिर्फ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि 321 रुपए फी लीटर पेट्रोल है, इसमें 106 रुपए टैक्स है जो कि गरीब मोटरसाइकिल चलाने वाले से आप दे रहे हैं। और आप टैक्स में इसलिए रिव्यू नहीं कर सकते कि आप कह रहे हैं कि जुलाई से लेके फरवरी तक जो ये फिस्कल ईयर है 8 महीने, इसमें एफबीआर का जो शॉर्टफॉल है, जो उनका टारगेट था ओरिजिनल टारगेट, उससे 600 बिलियन रुपए कम आपने कलेक्ट किए।
नाअहली किसकी है? एफबीआर की। नाअहली किसकी है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नाअहली किसकी है? कैबिनेट। और सजा कौन भुगते? पाकिस्तान के गरीब अवाम। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी दुनिया में होता है? गुज़श्ता रोज़ देखा गया ज़ुबैर साहब के बड़ी भागम भाग में मीटिंग्स हुई और इस तमाम तर मामले पर बड़े सख्त फैसले आए। सख्त फैसले क्या थे जनाब? आपने देख लिया कि सरकारी सतह पर जो किया गया है वो तो किया गया है, लेकिन अगर एक इन जनरल देखा जाए तो आपने बच्चों के जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद करने का फैसला कर दिया है। तो इससे हुकूमती जो तरजीहात हैं वो बड़ी आया हैं कि हुकूमत के लिए तरजीहात क्या है? क्या मतलब तालीमी इदारों को बंद करना बहुत अच्छा इकदाम है? कैसे देखते हैं आप इसको? क्या ये अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लान है? देखिए, ये जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था, जो भी अपने पाकिस्तान को इस वक्त जो जरूरी चीज करने की है, और ये वक्त आ गया है, इस क्राइसिस ने एक चीज को सामने लाके खड़ा कर दिया कि जो पाकिस्तान का प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें रूलिंग एलीट जो होता है, उसके जो रहन सहन, उसकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, उसकी जो अयाशियां हैं, उसको परमानेंटली डिसमेंटल करने की जरूरत आ गई है। Pakistan cannot continue the way it has operated over the last 70 years, जिसमें इतना बड़ा तजाद हो बिटवीन द पीपल और लोगों की जो रूलिंग एलीट है। और मैं आपको 1 मिनट में, 1.5 मिनट में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज फंडामेंटल। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया ना, वो टेम्परेरी रिलीफ है। 2 महीने के लिए पता नहीं 20% पेट्रोल कम कर दिया, या 2 महीने के लिए इतनी कारें नहीं चलेंगी। नो 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 नो, मतलब मुस्तकिल हल नहीं है। वी वांट अ परमानेंट सोल्यूशन। और वो परमानेंट सोल्यूशन क्या है? एक बड़ी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान के अवाम जो है, उनकी अगर आप इनकम लेवल देंगे, पर कैपिटा इनकम जो उसको कहते हैं, समझते हैं, जो एवरेज इनकम है पाकिस्तान, वो लोएस्ट है पूरे रीजन में। अगर आप इंडिया से कंपेयर करें, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, मालदीव से, कंबोडिया, वियतनाम, जिससे भी कंपेयर करें। और हमें ये कहा जाता है, और सही कहा जाता है, जब हुक्मरानों की तरफ से, पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री, गरीब मुल्क है, सो प्लीज अपने आप को उनसे ना कंपेयर करें, और अमीर मुल्कों से तो बिल्कुल भी ना करें। ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि ये सवाल तो बनता है, भाई गरीब अगर हैं तो वो तो आपकी हुक्मरानी की वजह से ना, आपने जिस तरह से पाकिस्तान को मैनेज किया, इस वजह से गरीब। बांग्लादेश कैसे आगे निकल गया, मालदीव और इंडिया कैसे आगे निकल गया? बिल्कुल, कहीं तो कमी है ना आपके प्लान्स में। जी, अवाम का जो जब वक्त आता है तो पाकिस्तान गरीब मुल्क है, और जब हुक्मरानों का वक्त आता है तो उनका रहन सहन, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी शाह खर्चियां, वो तो वही पर्सनल प्रिविलेजेस हैं, बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मैंने रिसर्च की है। वेस्टर्न यूरोप के जो अमीर तरीन मुल्क हैं दुनिया के, लाइक नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, एक यूके, उनके लीडर्स की लाइफस्टाइल से हमारे लीडर्स की लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बेहतर है। चाहे वो जहाज का मामला हो, चाहे वो फ्लीट ऑफ कार्स का मामला हो, चाहे वो जिस बड़े घर में आप रहते हैं, जितने आपके पास नौकर चाकर होते हैं, जितने आपके पास सिक्योरिटी के लोग होते हैं, जितना आपका वीआईपी प्रोटोकॉल होता है, एक मुल्क मुझे बता दें अमीर तरीन, मैं अमेरिका को छोड़ के बात कर रहा हूँ सर, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो कि अपनी बारी आई तो आपने कहा नहीं, हमें चाहिए सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जहाज, सबसे ज्यादा। कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? अंबानी कौन सा जहाज चलाते हैं? या वो न्यूयॉर्क के मेयर के पास नहीं है वैसे जहाज? कैलिफोर्निया के मेयर के पास नहीं है? पाकिस्तान की एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के पास। अभी आप मुझे बताएंगे कि इंसाफ है? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, कोई सरकारी दौरे पे हैं तो आप तो जा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप अपने नौकर चाकर जो हैं, मेकअप आर्टिस्ट जो हैं, वो भी साथ ही ले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा पाकिस्तान में होता है। सर, आप अगर अभी हुकूमत में होते, आपको कोई माशी प्लान देना होता, तो वो क्या होता इस तमाम तर बहरान से निपटने के लिए? देखें, ये तो एक बहरान बीच में आके, पाकिस्तान बहरान आने से पहले पाकिस्तान की मीशत जो थी वो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। सो ये कोई इस वक्त का प्लान की जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान ऑलरेडी नीडेड। देखें प्रॉब्लम क्या हुआ, 4 साल पहले जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर आए थे, हम क्यों इतना बुरा फंसे हैं? जो आप माशी प्लान की बात कर, सिंपल सा माशी प्लान। माशी प्लान ये होता है कि जिसमें आप स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं ताकि आपकी जो मीशत है ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप ऐसे इकदाम करें कि आपके झटके ना लगें और आप शॉक्स बर्दाश्त करने के काबिल, या अगर शॉक्स नहीं भी आएंगे तो आपके लोगों की इकोनॉमिक हालत बेहतर हो।
आपने रिफॉर्म्स करने थे, लाइक फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स करने थे, ताकि वो पावर सेक्टर इंप्रूव होता और लोगों को बिजली सस्ती मिलती। बड़ा सिंपल से आपने रिफॉर्म्स नहीं। आपने टैक्स का रिफॉर्म करना था, आपने नहीं किए टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स के रिफॉर्म्स आपने आज तक एग्रीकल्चर टैक्स नहीं इंप्लीमेंट करने दिया। आप सैलरीड क्लास से ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्टर्स एंड ट्रेडर्स। ये कोई ज्यादती है या नहीं है? बिल्कुल 300% से ज्यादा आपने टैक्स बढ़ा दी। इसी तरह से आपने जो बिजली का मैं बात कर रहा था, अगर आप बिजली को लें और उसकी कीमत को लें, तो जितने रीजनल कंट्रीज हैं इंडिया या दूसरी कंट्रीज जिनके साथ हम compete करते हैं, हमारी बिजली सबसे ज्यादा महंगी, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा टैक्सेस हैं। तो हमारा बिजनेसमैन का आउटपुट कैसे दुनिया में वो जाके बेच सकता है? तो इस वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स जो है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फरवरी 2022 में जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, 4 साल के बाद फरवरी 2026 में कम है। आज आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल प्लंज हो गई। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है, SIFC बना था, बड़े धूमधाम से बना था, तकरीबन 3.25 साल हो गए। आज आपकी इन्वेस्टमेंट जो है एट 51 ईयर हो गए। सो आपने अनएम्प्लॉयमेंट इज एट अ रिकॉर्ड हाई, पॉवर्टी इज एट अ रिकॉर्ड हाई। तो आपने रिफॉर्म्स किए ही नहीं ना, आपने कुछ किया ही नहीं। आप क्या करते हैं, करते क्या है हमारे ऊपर? क्या फोकस आज की क्या होता बात है? नहीं, पिछले 60-70 साल से ये समझते हैं कि अगर हम अमेरिका की हमें वो खुशनुदी हासिल हो जाएगी, आशीर्वाद हासिल हो जाएगा और रेड कार्पेट हमारे लिए बिछाया जाएगा, तो हम हमारे ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर उससे मसाइल हल होते तो पाकिस्तान बहुत आगे होता। पाकिस्तान को अपने यहाँ का रिफॉर्म्स करने, अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक किया, अपना हेल्थ सिस्टम नहीं ठीक किया। 75% लोग पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा टॉक साफ पीने का पानी नहीं मिलता। पाकिस्तान हैज द लार्जेस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में 40% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड है, डिफॉर्म्ड है, 40% बिलो द एज ऑफ 5। कौन सी बीमारी है जो जिसमें पाकिस्तान सबसे आगे नहीं है? सो आपको वो ठीक करनी है चीजें। थाना कचहरी सिस्टम ठीक करना है आपको, अपना लीगल सिस्टम जो था थोड़ा बहुत आपने 26 अमेंडमेंट 27 अमेंडमेंट करके तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आपको एक ब्लैंक चेक देगा और उससे आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। क्या जहलियत खत्म हो जाएगी? क्या लोगों के दूसरे मसाइल खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म सिर्फ जो ब्यूटिफाई प्लान्स करना हैं अपने उन माहौल पे को। फोकस करना होगा। अच्छा जुबैर साहब, खबर ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के 3 तेल बरदार जहाज जो हैं वो अब नाए हरमज से पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। अब ये जब जहाज वापस आ जाते हैं हमारे पास, तो जो तेल की किल्लत है उस पर काबू पाया जा सकता है, और स्टॉक में जब डेफिनेटली हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी तो क्या कीमतें कम हो सकती हैं? कुछ आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है आवाम को? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो वो जहाज किस कीमत पर लिए हैं ये तो मुझे नहीं पता। उसमें पर डॉलर बैरल क्या कीमत है, वो तो उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन वो जो हम पहले बात कर रहे थे ना, 55 रुपए, वो तो वही था ना कि भाई आपके पुराने जखीरा था, तो एक तो उस उस पे पर तो कम डिपेंड अज कम ना करेगा। लगाते ना ये चीजें। दूसरा देखें, एक उस हिसाब से क्राइसिस तो है। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 3 अगर शिपमेंट्स आ भी जाती हैं, लेकिन जंग नहीं रुकती है और जंग और एस्केलेट होती है, बिकॉज वी डोंट इवन नो टुडे। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बाकी सारी स्पेकुलेशन है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जंग कब खत्म होगी और किस सूरत हाल में खत्म होगी। उसमें अमेरिका की फतह होगी या ईरान की फतह होगी या स्टेलमेट होगा, और बाकी खत्ते में क्या उसके बाद क्या इमर्ज हो के नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या इमर्ज हो के आता है, उससे पता चलेगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। इसमें जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद आपको ये नहीं पता था कि जब ये इमर्ज होगा एक पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वो कैसा होगा, फिर लोगों को अंदाजा नहीं था। एक कोल्ड वॉर, एक 2 सुपर पावर्स आगे, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ सोवियत यूनियन, और उसने एक नए क्राइसिस को जन्म दिया। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली। हमें तो वो अरब ममालिक, जाहिर सी बात है, हम यूज्ड टू हैं जहाँ बिल्कुल पीसफुल माहौल होता है, जहाँ इन्वेस्टमेंट आती है, जहाँ कारोबार पूरी दुनिया से आता है। लाइक आप दुबई, UAE को ले लें, कतर को ले लें, दूसरे ममालिक को ले लें। तो हम सब ये चाहते हैं कि वो दोबारा उसी तरह से रिवाइव हो। हम ये भी चाहते हैं कि ईरान में जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, बस वो अब बस करते हैं और ईरान को वापस अपना नॉर्मल जिंदगी गुजारने का मौका दें। आप रजीम चेंज करने की कोशिश की थी, वो नहीं हुआ। नहीं हो सकी, बिल्कुल नहीं हो सकी। आपने 21 साल अमेरिका को लगे थे
तालिबान को तालिबान से रिप्लेस करने में। हम्म यहाँ 9 दिन लगे खामनाई को खामनाई से रिप्लेस करने के लिए। हम्म तो जाहिर है regime चेंज तो नहीं हुआ ना। बिल्कुल एंड दिस इज द सेटबैक फॉर अमेरिका। बिल्कुल उल्टा नुकसान जो है उसी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, अभी चूंकि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, ईद की आमद है और ऐसे में एकदम महंगाई का तूफान। अब आपने देखा कि जब ये चीज़ें महंगी होंगी, तेल का बहरान है, तो उसके बाद डेफिनेटली इसका जो असर है वो हर चीज़ पर पड़ता है। हर चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको महंगी होती हुई नज़र आ भी रही है। तो अब हमारी आवाम में इतनी सकत है, वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? अवाम के लिए हुकूमत के पास क्या अल्टरनेट होना चाहिए? बेचारी इस अवाम का क्या कसूर है? देखिए, बिल्कुल आवाम के लिए सस्टेन करना ही बिल्कुल इस वक्त की जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से इस क्राइसिस से पहले 45% पाकिस्तानी पावर्टी लाइन से नीचे थे। तकरीबन वो 12-12.5 करोड़ लोग बनते हैं पावर्टी लाइन से नीचे, वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। पाकिस्तान की जो अपनी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से, क्योंकि उसमें डिफरेंट डेफिनेशन दी जाती है, 29% लोग पावर्टी लाइन से नीचे हैं। लेकिन वो जाहिर है उसमें हाथ हल्का रखा है हुकूमत पाकिस्तान ने, लेकिन फिर भी वो रिकॉर्ड हाई है। अब ऑलरेडी अगर, और ये भी हुकूमत पाकिस्तान ही की रिपोर्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट 21 साल की बुलंद तरीन शरह पर है। तो ये सिचुएशन का मतलब ये है कि इस वक्त ऑलरेडी अनसस्टेनेबल है। बड़ी पाकिस्तान में अलार्मिंग तकरीबन, सिचुएशन है पाकिस्तान की। जी, पाकिस्तान में तकरीबन 150 टेक्सटाइल मिल्स पिछले 1 साल में बंद हो गई और रोज की बुनियाद पर बंद हो रही थी। सो पाकिस्तान में ऑलरेडी जो इकोनॉमी की या मईशत की सिचुएशन थी बहुत ज्यादा खराब थी, ऊपर से आ गया ये क्राइसिस। बिल्कुल क्या ये हुकूमत में अहलियत है इस क्राइसिस को ओवरकम करने की? सॉरी, मेरे नजदीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर होती तो वो 4 साल में कुछ ना कुछ कर देते। वो यही समझते रहे हैं, वो यही समझते रहे हैं कि हमारी तारीफ प्रेसिडेंट ट्रम्प करता है और वही हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है कि हम हुकूमत में रह सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद जुबैर साहब, आपके वक्त का। और बड़ा ही अच्छा आपने एक फार्मूला तो दिया। अल्लाह करे कि जो हमारे इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उनको भी ये फार्मूला भाए, क्योंकि अभी ये वक्त है ये सिर्फ सियासी लड़ाइयों का नहीं है, और बजाय के जो एक वक्ती फ़ायदा है या वक्ती जो हल है मसले का, उसकी बजाय मुस्तकिल जो हल हैं इन मसाइल के वो दरियाफ्त किए जाएँ। दूसरी तरफ चूँकि रमज़ान और मुबारक का आखिरी अशरा है, ऐसे में जहाँ पर दीगर ममालिक में लोगों को रिलीफ दिया जाता है, तो वहीं पर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो महंगाई का तूफान है वो अरूज पर है, और महंगाई जो है अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अल्लाह करे कि ये जो बहरान है जल्द अज जल्द खत्म हो, और हमारी दुआ है कि जो अमन है वो ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता में, ओवरऑल दुनिया में आए, ताकि उसके जो समरात हैं वो पाकिस्तानी अवाम पर भी पड़े। अदरवाइज तो लग ऐसा रहा है कि जंगें दूसरे ममालिक में होती हैं, लेकिन इसका जो नुकसान है, जो असर है, वो पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ता है। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।